सरिया सर, जैसी सर और गाजू सर, ये 3 गांवों का जो कार्यक्रम आपने एक साथ रख के मेरी भी चिंता कम करी। मैंने कहा रात को 2 बजे की कैसे होंगे सारे काम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक साथ आपने कहा। और मैं इस चीज की माफी भी चाहता हूं, 4-5 घंटे देरी से आया, फिर भी आपका आशीर्वाद बना रहा। नौजवान तो मेरे साथ चलते हैं, लेकिन बुजुर्ग बड़ी तादाद में इकट्ठा है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से लग रहा है कि लालचंद जी मूंड की गाड़ी पार हो जाएगी सरदार शहर के चुनाव में। 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाए। ये ठाकुर जी और बालाजी के मंदिर है ना? एक मिनट, मैं बाकी सब बोल दूंगा, चिंता मत करो। ठाकुर जी महाराज की, बालाजी महाराज की, तेजा जी महाराज की, करणी माता की, राम साहब पीर की, बाबा साहब अमर रहे। अब किसके लगाने हैं? गुसाई जी की लगाओ। गुसाई जी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड साहब, भाई ओमकार जी बाली साहब, सीकर के जिला अध्यक्ष बंदर जी, चूरू के जिला अध्यक्ष मदन जी, युवा आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप चौधरी, प्रवक्ता राजपाल, सारे तमाम दानाराम जी की दला, बीकानेर के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है, वैसे आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद जेसीबी में मैं पहली बार बैठा हूं आज तक। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद नहीं, 15 साल 10 साल जेसीबी आई कब, वैसे कब आई थी जेसीबी? 15-20 साल हुए ना? हाँ, इतना ही हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि बैठ कैसे जुलूस में। हाँ, तो बैठा नहीं मैं, क्योंकि जब जेसीबी को देख रहा था तो इन्होंने साथ में बैठे बच्चों ने कहा, मैंने कहा जेसीबी अभी कोई कार्यक्रम के लिए जा रही है? बोलने आपको बिठाने के लिए। मैंने कहा आगे क्यों जा रही है कि आप परेशान हो जाओगे? नहीं, मैंने कहा रोको, मैं बैठूंगा इसको। नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएगा। वो हमारे पास तो यही ताकत है, फोर्स है। ये समझ भी जाते हैं, नहीं भी समझते, दोनों ही चीज है। नहीं समझता तो नाराज हो जाते हैं, समझ जाते हैं जब ठीक होते हैं। लेकिन मेरे से तो नाराज होकर भी वापिस राजी हो जाते हैं कि भाई साहब कम से कम अकेले लड़ते रहे राजस्थान के अंदर। तो जेसीबी के अंदर बैठे और शायद 2-3 जनों की बैठने की जगह थी, 15 जने बैठ गए थे अंदर, बैठ गए। तो भाइयों, आपने जेसीबी में बिठाया और पूरे राजस्थान के अंदर यह संदेश गया कि हनुमान किसान का बेटा है, वो जेसीबी की सवारी भी कर सकता है, ऊंट की सवारी भी कर सकता है, घोड़ी की सवारी भी कर सकता है, ट्रैक्टर भी चलाना जानता है, जीप भी चलाना जानता है, बोलेरो चलाना जानता है और खेत के अंदर हल चलाना भी जानता है। सारे सरदार शहर के उपचुनाव के अंदर, वैसे मुझे पता है कि आप मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं गांव-गांव आपके बीच जाऊं। मैं अगर 10 प्रोग्राम का कह देता ना, मैं 10 प्रोग्राम करूंगा तो भी आप लोग तैयार थे, लेकिन मेरी इच्छा थी, मेरे लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा की सीट है। इस राजस्थान के अंदर बदलाव और नई क्रांति की जो शुरुआत होगी वो सरदार शहर की धरती से होगी। सरदार शहर के अंदर अगर अपन जीत गए तो किसान राजनीति का नया उदय होगा। सरदार शहर जो चौधरी कुंभाराम जी आर्य का इलाका था, दौलत राम जी का इलाका था, जो किसान राजनीति के लिए हमेशा आगे होकर लड़ा करते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था हमारे किसान नेता कभी साथ नहीं बैठे। इधर राजस्थान की सत्ता पर किसान कभी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बैठ पाया राजस्थान की सत्ता पे। ये आपकी लड़ाई का परिणाम था। दूसरे लोग वोट हमारे होते थे और कांग्रेस पार्टी में दूसरे लोग सत्ता के अंदर जाके चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। लेकिन जवानों ने हुंकार भरी और हुंकार हमने कोई सत्ता में राज लाने के लिए नहीं भरी थी। हुंकार रैलियां हमने करी, कर्ज मुक्त किसान, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो, फ्री बिजली दो किसानों को, टोल मुक्त करो राजस्थान को, बेरोजगारी भत्ता दो, रोजगार दो,
खाली पद भरो, मजबूत लोकायुक्त और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, ये ओंकार भरने के लिए मैं मना नहीं कर रहा था किसी को। मेरे साथी कई सांसद और विधायक मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा आबादी क्या है वो बता दो आप। क्या आबादी तो ये है कि मंत्री बन जाते। मैंने कहा मंत्री तो राजस्थान में कितने बने, कौन नाम जानता है उनका, कितने विधायक बने कौन जानता है, लोग पड़ोसी को नहीं पता विधायक जी का घर है, कितने सांसद बने। मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने, एक ही पार्ट उन्होंने पढ़ाया था 1977 के अंदर। 50 साल की राजनीति हो गई परिवार की, लेकिन हमेशा विपक्ष में रहे। जहां हमें लगता था कि हमारे किसान के साथ अन्याय हो रहा है, सच्चाई का साथ दिया और हमेशा सामने पाले के अंदर खड़े रहे। एक ही बात उन्होंने सिखाई, ईमानदारी, जिद और घर जो आ गया, घर आया मां जाया, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ नहीं छोड़ना और किसी को धोखा नहीं देना। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने भी राजनीति के अंदर इन कुछ बातों को पारदर्शिता के रूप में रखा। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन शायद वो मुझे नजदीक से भी जानते नहीं है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। कोई भी व्यक्ति आधी रात को भी अगर मुझे याद करता, आधी रात कोई पीर माता पोड़ी करते हैं तो मन स्विच बंद करना पड़ेगा, हमारी स्टाइल मानना पड़े, ठीक है ना। बाकी आधी रात को भी अगर कोई मुझे याद करता है और मुझे लगता है कि राजस्थान में कोई समाज तकलीफ में, कोई गरीब तकलीफ में, कोई नहीं सुन रहा देश के अंदर, मैं रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी उठ के, आपने देखा होगा, संघर्ष करते हुए राजस्थान की सड़कों पे, इन गांवों पे, डानियों पे, और राजस्थान को जगाने का प्रयास किया। और भाइयों, कभी मैंने मेरे मन के अंदर किसी भी जाति के प्रति किसी तरह की गलत गणना की भावना नहीं रखी। उसी का परिणाम है कि नागौर के अंदर चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, खींवसर के चुनाव, चाहे किसी भी चिन्ह पर लड़े, 36 कौम हनुमान बेनीवाल को, हो सकता है कोई कम ज्यादा आ जाए, लेकिन 36 कौम वोट देती है। और इस सरदार शेर को चुनाव के अंदर भी मैं देख रहा हूँ, जिस तरह 36 कौम के लोग हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। मैं 36 कौम को भरोसा दिलाता हूँ, सर्व समाज को भरोसा दिलाता हूँ, हमें राजस्थान को बदलना है। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहां हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकले, मजा ना कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हम लोग करते हैं। और ये राजस्थान हनुमान बेनीवाल आपको देगा। मैं मेरे छोटे भाइयों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशा नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ किसान के बेटे हैं, सीधे हैं, नशा कर लेते हैं। ये नशा अपने काम का नहीं भाइयों। नशा एक ही चीज का रखो कि 23 में राजस्थान की सत्ता बदलनी है, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक बार अगर सत्ता के अंदर आ गए तो बेरोजगारी की समस्या का बड़ा समाधान राजस्थान के अंदर होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, सड़क पर टोल आपको नहीं देना पड़ेगा, और थाने तहसील के अंदर किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। गांव का गरीब आदमी जब थाने तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा, बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ या कोल्ड कॉफी मंगाओ आपके लिए। ये व्यवस्था राजस्थान में, और ये व्यवस्था जब मिलेगी जब सरदार शेर की धरती से इस बार नई राजनीति का उदय करोगे। आप सरदार शेर जिता दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 सीट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का जीत करेगी। मैं माली जी को आह्वान करता हूं कि आप हमेशा लड़ते हैं मेघवाल समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, आप अपने लोगों के बीच जाए। वैसे तो मैं तो सबके लिए लड़ता हूं, और राजस्थान में मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी की तो प्रदेश अध्यक्ष दोनों जाट समाज से आते हैं, दोनों पार्टियों। और क्यों बनाए वो भी सुन लो, मेरी वजह से कि हनुमान समाज के सारे लड़के हनुमान के साथ जा रहे हैं, तो अपना अध्यक्ष बना दो दोनों जाटों, ठीक है ना। मेरे को किसी ने पूछा कि धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति क्यों बनाया, मैंने कहा मेरे से क्या पूछ रहे हो, मेरी वजह से बनाया और क्यों बनाया। सही बात, तो पहले ही बनाते तो मना किया था किसी ने कि जाटों के वोट भाजपा को कैसे मिले, उपराष्ट्रपति का पद दे दो। वैसे उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण पद नहीं होता, पद तो देश में प्रधानमंत्री का होता है, और संवैधानिक पद होता है तो राष्ट्रपति का पद होता है। उप के पद को मैं तो मानता ही नहीं। उप काम कब करता है, जब मैन नहीं होता तब उप का नंबर आता है, और मैन हमेशा होता है। हाँ ये सही है, प्रोग्राम कराने के लिए बुला लो, पुलिस की 5-7-10 गाड़ी आ जाती है, एयरफोर्स के 1-2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। इस काम के लिए ठीक है सारे पद, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये फालतू के है ये सारे पद, कोई जरूरत नहीं लोकतंत्र के अंदर। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर एक पद है वो है प्रधानमंत्री का,
और लोकतंत्र के अंदर पद है वो मुख्यमंत्री का 2 ही पद है, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री का अगर मूड ऑफ हो जाए तो संविधान की किताब बंद हो जाए। और इंदिरा गांधी जिस तरह इमरजेंसी लगा के लोगों के हाथ गोड़े तोड़ दिए थे, याद है आप लोगों को किस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? तो कहाँ चले गए दूसरे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, वही था ना सारा, बंद हो गए घरों के अंदर। कहते ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो कहाँ चले गए उस समय? मना किया था जजों किसी ने। तो भाइयों जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो मुख्यमंत्री के अंदर होती है स्टेट में, और दिल्ली में होती है प्रधानमंत्री के पास। ये उप के जो पद है ना, ये तो राज्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इस बोर्ड का गठन कर दिया, इसकी मूर्ति लगा दी, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ ये सही है। क्या कर रहा है? ये सही बात है कि आरक्षण से ये देश बहुत आगे गया। अगर देश आरक्षित नहीं होता तो दलित के बेटे आज राष्ट्रपति के पद पे नहीं होते, आज कलेक्टर एसपी नहीं होते, मुख्य प्रशासनिक पदों पर नहीं होते। SC ST OBC का आरक्षण हुआ। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने तो 2016 के अंदर जब रैलियां शुरू करी तब मैंने कहा था कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण बढ़िया और तमाम स्वर्ण जातियों को जो आरक्षण मांग रही है, और गरीब अगर है वो बच्चे वो पढ़ लिख नहीं पाते तो उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत हनुमान बेनीवाल उस समय भी करी थी। फिर भी लोग अगर आरोप लगाए तो हर आरोप का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं तो ये आपको कह सकता हूँ कि मेरा कोई आला कमान नहीं। मेरे कमरे में जाओगे तो न तो कोई नेहरू जी की फोटो है, न कोई उसकी पप्पू की फोटो है, न इंदिरा की फोटो है, और न कोई बीजेपी के नेता की फोटो है। हाँ फोटो मिलेगी, जगदम्बा की मिल जाएगी, तेजाजी महाराज की है, जसनाथ जी की मिल जाएगी, बजरंग बली की मिल जाएगी, ठाकुर जी की, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, ये फोटो मेरे कमरे में मिल जाएगी। लेकिन मैं किसी दूसरी फोटो से नेता नहीं बनाऊं। मेरे आला कमान आप खुद हो। जिद्दी हूँ, जिद करके अपना रास्ता बदलने का प्रयास करता हूँ। और ये भगवान की कृपा है कि लोग किसी के घर पे आते हैं और इंतजार करते हैं। मेरा जिस तरह आप 8-8 घंटे इंतजार करते हो, इसका मतलब ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, क्योंकि ईश्वर आप लोगों के अंदर बसता है। ईश्वर जनता में बसता है, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, जवान के अंदर ईश्वर है। और वो हनुमान बेनीवाल पे आप लोग राजी हो, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, और ये उसी का परिणाम है। नहीं तो सरदार शहर में इस तरह रात को आप इंतजार करो क्या? रात को तो पथराव करते हो आप लोग, ज्यादा इंतजार तो कम ही करते हो। इंतजार राजस्थान में मेरा ही करते हैं लोग। जब मैं शेखावाटी के अंदर रैलियां कर रहा था तब लोगों ने कहा कि नागौर बाड़मेर में तो काम चल गया, सीकर में 7 बजे का टाइम दो तो 7 बजे ही जाना। तो युवेंद्र जी उस समय थे, और मैंने कहा 7 की तो 3-3 बजे सोते, कैसे 7 बजे जाएंगे? तो 7 बजे हम देखते तो लोग कहते यहाँ कर जो 1.5 घंटो लेट हो जाओ तो 8:30 तक आना है पक्का। फिर 8:30 बजे मैं कहीं करा आ जाओ 9:30-10 बजे तक। फिर अरे साहब कोई दिक्कत को नहीं, 2 बजे थे आज जो रात बैठे यहाँ में 3-3 बजे एक गाँव अपन चले। 3 बजे माताएं बहने ऊँट पे जिद कर ली, ऊँट पे चलना। माताओं बहनों ने कहा कि हनुमान तेरे को देखने के लिए हम आए, भाया एक काम करिए, तू धोखो मत ना दीजिए, माना है जी हमारा नेता दिया, इसलिए तेरा हम इंतजार करें, तेरे को पूरा आशीर्वाद, लड़ाई लड़ता रहे। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उसी समय से, मैं रुका नहीं हूँ। उसके बाद तो दिल्ली में 2 बार मंत्री बनने का नंबर आया किसान आंदोलन के अंदर। आपके MP भी थे, मना किया गया उनको किसी ने सत्ता छोड़ने के लिए। कितने MP थे देश के अंदर? जब देश का किसान संकट में था तो नागौर के सांसद ने देश के किसानों के सम्मान के अंदर मोदी की सत्ता को छोड़ा और देश के हाईवे पे 70 दिन सड़क पर बैठ कर आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब सेना को ठेके में दिया, हनुमान बेनीवाल देश का पहला MP है जिसने अग्निपथ का विरोध किया, लोकसभा में बेल में जाकर विरोध किया, तख्ती लेके जाते हो, आपने फोटो भी देखी होगी मेरी अग्निपथ की। और 2 लाख जवानों की रैली करके जोधपुर में प्रधानमंत्री को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी समय रहते मान जाएं, हम किसानों ने आपको थका दिया था, हम किसानों के बेटे हैं, हम आपको थका भी देंगे और हरा भी देंगे देश के अंदर, इसलिए हमसे पंगा मत लो। सेना ठेके पे नहीं दे सकते। 4 साल जो जाएगा उस देश की रक्षा के लिए नहीं जाएगा, वो रोजगार के लिए जाएगा, और जो वापस आ जाएगा उसमें आधे से ज्यादा लूट खसोट होगी।
बदमाशी होगी देश के अंदर। वैसे ही हालात बहुत खराब है देश में, आप लोग देख रहे हैं। और अपने प्रदेश के अंदर क्या हालात है आप जानते हैं भाइयों। प्रदेश के अंदर जब बीजेपी कांग्रेस आपस में हाथ मिला लेती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष की भूमिका के अंदर 4 साल से सड़क से लेकर सदन तक लड़ती है। और देश में जब कोई सांसद मोदी के गुणगान करते हैं, हर मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, तब इस राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे को उठाने का काम करता है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ राजस्थान का सम्मान कोई बढ़ाता है, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की आरसीपी की कोई बात करता है, कोरोना लंपी और टिड्डी से किसानों को मुआवजे की बात करता है। वो नागौर का सांसद है, वो दिल्ली की सरकार को लोकसभा के अंदर कहता है दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं और यहाँ गहलोत से लड़ रहा हूं। और वसुंधरा की लड़ाई का इतिहास आपको सब पता है कि किस तरह उसको 7 समंदर पार उसके दोस्त मोदी के साथ भगा दिया था मैंने। सारी बातें आप जानते हो। मैं आपको इतना ही आह्वान करता हूँ कि बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये पानी की बोतल है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। आप इस बोतल को इसको भेज रहे हैं बोतल को। आजकल कांग्रेस बीजेपी के नेता तो बोतल का पीने का पानी भी आता है, उनको छुपा लेता कि यार वो हनुमान का चिन्ह है, उसको छुपा लो पीछे। एक कोई बच्चे क्या कुछ भी कर देते हैं, अब पता कैसे चले। कोई वसुंधरा के गाना बजा दिया कि 5 साल से नहीं सोया हनुमान, और वसुंधरा नाचने लगी। तो साथ का साहब ये क्या नाच रहे हो आप, उधर हनुमान का गाना के बंद करो बंद करो बंद करो। छोरों ने अभी बच्चे पता थोड़ी चला कौन सा गाना बजा, 2 नाचे 4 नाचे 6 नाचे, नाच पड़ी। तो आपने नचा दिया वसुंधरा जी को, नचा दिया अशोक गहलोत को। और अशोक गहलोत भी आजकल देखो, अशोक गहलोत में भी करंट आया कि नहीं आया। चुनौती दे दी ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, दे दी थी बीच में। तो मैंने कहा गहलोत जी आप में एक दिन वहाँ दिल्ली के अंदर राजस्थान भवन के अंदर वो घुस रहे थे, मैं निकल रहा था, मैंने कहा आप में इतना करंट कैसे आ गया। बोले बस ये समझ लोगे मेरे मुख्य। तो मैंने कहा आप और वसुंधरा जी मिलकर नई पार्टी बना लो, दोनों का मन नहीं लग रहा आपका, आप एक दूसरे की मदद करते हो, क्यों ना आप नई पार्टी बना लो और दोनों अलग एक साथ वोट मांगो एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाके, ताकि जो मेरा जो नारा मिला जुली का खेल है, गहलोत वसुंधरा का गठबंधन है, राजस्थान को बर्बाद कर दिया डुबो दिया, तो एक ही साथ चलो ना, मदद तो एक दूसरे की कर ही रहे हो। बोले नहीं मैं तो मिला हुआ नहीं हूँ वसुंधरा से, आप ऐसे ही कहते हैं। तो ये हालात है राजस्थान के। और वो आपने कल देखा ही होगा कि कोई बीजेपी के नेता कह रहे कांग्रेस के कह देंगे अरे भाई ऐसा है कि बीजेपी को वोट दे देना, चाहे कांग्रेस को दे देना, लेकिन उसको मत देना तीसरे वाला। तो मैंने क्या नुकसान किया किसी का, बताओ मुझे। मैं ही तो आपकी जय जयकार करता हूँ। रात को 2 बजे अगर किसी का डीजे पकड़ ले, 3 बजे किसी की गाड़ी पकड़ ले, कोई आरटीओ किसी को परेशान करे, कोई सेल टैक्स वाला करे, कोई एसपी कलेक्टर करे, हनुमान बेनीवाल का अगर फोन लग जाता है, वो जगा हुआ है, तो 5 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी छूट जाएगी, 5 मिनट में आप फ्री हो जाओगे राजस्थान के। और देश के अंदर कहीं भी जरूरत पड़े हमेशा मुझे आप देखते हो। अब मेरे से क्या तकलीफ हो सकती है किसी को, बताओ। अरे हनुमान बेनीवाल से क्या बौखलाहट है किसी को भाई। सही लोग तो मेरे से डरते नहीं, और जिनके मन में अगर पाप है उनको डर लगता होगा कि हनुमान जी आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कौन सा लालचंद जी के जीतते ही मैं कौन सा सीएम बन जाऊंगा कल ही, ये तो कल थोड़ी है चुनाव, वो तो 23 के अंदर आ गए। लेकिन लालचंद मूड नहीं जीतना चाहिए, चाहे कांग्रेस जीत जाए बीजेपी जीत जाए, हम मिले हुए आपस में मिल बांट के खा लेंगे। 22 साल मिल बांट के लूटा राजस्थान को, 50 साल मिल बांट के लूटा राजस्थान को। नए लोगों को रास्ता नहीं बताएंगे। जिस तरह गांव में पुराने जमाने के अंदर लोग जब होते थे ना, तो गांव में नया पंच कोई होता था या नया आदमी होता था, उसको रोकते थे मिलकर, इसको रोको यार नई पंचायती कर रहा है। तो राजस्थान में मेरी स्थिति वो हो गई कि हनुमान लोगों को जगा क्यों रहा है, ये नए लोगों को लेके आगे क्यों आ रहा है, ये क्यों समझा रहा है लोगों को, ये भी लूट खसोट में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, ये भी हिस्सा क्यों नहीं ले रहा अपना। बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, अपराधी, शराब माफिया। आपने देखा होगा कि काजल की कोठरी में रहते हुए कभी कोई दाग हनुमान बेनीवाल पे नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि 100 रुपए हनुमान जी को मैंने हिस्से के दिए, और इसलिए भगवान की कृपा है। मैं ऐसा नहीं है मैं मदद नहीं करता लोगों की। अगर कोई 2 पैसे की मजदूरी करता है, कोई लड़का काम करता है, तो मैं उसकी वाजिब मदद भी करता हूँ, लेकिन उसको ये भी कहता हूँ कि गरीब का ध्यान रखना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी के पेट पे लात नहीं मारना। इसलिए तो लड़ रहा हूँ मैं, नहीं तो मोदी से अगर लड़ता और ईडी पहुंच जाती मेरे घर पर, सीबीआई आ जाती, फिर मैं डरता नहीं। ईडी सीबीआई क्या कर लेगी सीबीआई, मैं तो पहले रहा हूँ 302 के मुकदमे के अंदर अशोक गहलोत ने डाला था हमारे पूरे परिवार को। डर नहीं लगता। 40 मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, हनुमान बेनीवाल कभी नहीं डरा।
परिवार बर्बाद हो गया मेरा, लेकिन मैंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि ये अब राजस्थान मेरा परिवार है, किसान मेरा परिवार है। उन छोटे भाइयों की खुशी के अंदर ही मेरी खुशी है। हर व्यक्ति खुश देखता हूं मैं उसको, मैं खुश होता हूं। मेरे घर पे कोई व्यक्ति आता है अपनी पीड़ा लेके आता है, मैं कभी ये नहीं कहता मेरी सरकार नहीं है, मैं कहता हूँ कागज लाओ, फोन लगाओ, ये करो वो करो ये करो। दिन भर रोते हुए आदमी आते हैं और हंसते हुए मेरे घर से जाते हैं। हाँ, लेकिन परेशान ज्यादा रहता हूँ तो कई बार हैंग हो जाता हूँ। हैंग तो एप्पल का फोन भी हो जाता है, आप देखते हो। मैं लेकिन फिर अगर कोई नाराज तो मना लेता हूँ, भूत बोला तो यार भैया मैं परेशान हूँ, 3-3 4-4 बजे तक सोता नहीं। अब लालचंद जी पता नहीं कौन से जन्म का मेरे से मांग रहे हैं, 3-3 बजे तक घुमा रहे लालचंद कह रहे हैं। ये कॉलेज के जमाने में मेरे साथ थे, ये कॉलेज के प्रेसिडेंट कब थे? 93-94। हाँ 94 अध्यक्ष, हम साथी हैं दोनों। वैसे पिछली बार बलदेव लड़ा था, वो मेरे से 1 साल पीछे था। बलदेव को भी लड़ाया चुनाव, आपको पता, बलदेव को लड़ाया, आप लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। और अब की बार भी बलदेव जी को हमने समझाया। बाली जी तो आगे, और कल तक बलदेव जी को लड़ना है, बाली जी हाँ लेके, और उनको भी साथ लगाएंगे और सब मिलके इस बार लालचंद जी के रूप में नया उदय सरदार शहर की धरती से करेंगे। और लालचंद जी को मैं विशेष बढ़ाऊं